हाय दोस्तों, मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ, इस कहानी से रिलेटेड कई सच्चाइयाँ भी हैं जो समाज में हमारे आपके इर्द गिर्द घटती रहती हैं। और ये जो कहानी है, हालांकि मैंने टोटल काल्पनिक बनाई है, लेकिन सच्चाई इसमें झलकती हुई आपको नज़र आएगी। ये कहानी अंत तक आप ज़रूर सुनना। हाँ, ये कहानी मैंने लिखी लगभग 250-300 पेजों में है। आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, संक्षिप्त में छोटे से इसमें बताऊँगा, आप समझ सकें, ये ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं एक मैराथन रनर हूँ और ये मेरी हॉबी है, तो मैं अपने हॉबी की वजह से डेली 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। ट्रेनिंग होती है मेरी, लेकिन सैटरडे को छुट्टी होती है और संडे को छुट्टी होती है ऑफिस की, तो जिसकी वजह से मैं अक्सर संडे को मरीन ड्राइव जाता हूँ। तो उस दिन भी मैं मरीन ड्राइव के लिए निकला। अंधेरी स्टेशन आया और स्टेशन पर मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं मरीन लाइन उतर गया। मरीन लाइन उतरने के बाद मैंने अपना 5 किलोमीटर का जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट किया। कंप्लीट करके मैं वापस आना चाहता था, तो जल्दी मैं स्टेशन आया, मरीन लाइन से फिर ट्रेन पकड़ी। अगला स्टेशन चन्नी रोड आया और वहाँ पर एक लगभग 70-80 एज का बुजुर्ग आदमी, जो कि मेरी ट्रेन में मेरे उसी डिब्बे में चढ़ा और वो चढ़ते ही सीधा मेरे सीट के सामने आकर बैठ गया। मैं देख करके थोड़ा अजीब सा मुझे फील हुआ। मैं थोड़ा घबरा सा गया, क्योंकि वो लंबे कोट, लंबी हैट, हाथ में ग्लव्स, मुंह पे ग्लव्स और मुंह पे दस्ताने, तो मतलब मुंह पे मास्क वगैरह लगा रखा था और काला चश्मा पहन रखा था। तो ये सारी चीज़ें देख करके मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं थोड़ा घबरा सा गया। मैं पूरे डिब्बे में अकेला था, बहुत सुबह का टाइम था, पूरी ट्रेन खाली। तो आप जानते हैं ना, जैसे हॉरर मूवीज़ में एक काला सा विलन आता है, तो मुझे ऐसा अजीब सा लगा। मैं डर गया। थोड़ी टाइम बैठा था तो मेरे हाथ में बॉटल था पानी का, उसको प्यास लगी थी शायद, उसने मुझसे बॉटल मांगा तो मैंने बॉटल दे दी। पानी पिया और पानी पीने के बाद वापस बॉटल मुझे दिया, तो बॉटल में हाथ लगाया तो चिपचिपा सा अजीब सा मतलब लगा मुझे। उसने दस्ताने पहने थे, फिर भी उस पता नहीं क्या उसके दस्ताने में लगा था या कहाँ लगा था, बॉटल में लग कर के आ गया चिपचिपा सा गंदा सा स्मेल। मैं उठा वहाँ से, मुझे ऐसा लगा जैसे वोमिटिंग आ जाएगी। मैं उठ के बाहर दरवाजे के पास चला गया। अब मैं खड़ा था दरवाजे पे, कुछ देर बाद माहिम स्टेशन आया जहाँ वो उतर गया। और उतरने के बाद जैसे ही ट्रेन चलती है और वैसे ही वो उठता उतरने के लिए, और ट्रेन चल जाती है तब उतरता है। मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है, वो कुछ चीज़ भूल गया। मैं फटाक से आया, देखा तो एक संदूक टाइप रखा हुआ था छोटा सा, तो मुझे लगा उसको बुला कर देना चाहिए। जैसे ही मैं उठा करके आगे गेट के पास पड़ा, ट्रेन चल चुकी थी और काफ़ी स्पीड में थी। मैं कूद नहीं सकता था, रिस्क नहीं ले सकता था। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, वो वेट करेगा, मैं बांद्रा स्टेशन से उतर करके रिटर्न आ जाऊँगा। मैं बांद्रा स्टेशन उतरा, फटाफट मैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे गया, ट्रेन पकड़ी और रिटर्न आया। और वहाँ देखा तो कोई नहीं। मैं ईस्ट वेस्ट सब जगह ढूंढ डाला, स्टेशन के आसपास कहीं नहीं दिखाई दिया। तो जहाँ पर वो उतरा था वापस मैं वहाँ गया। वहाँ गया तो मुझे एक लेटर मिला, पेपर मिला। उसको खोला तो उसमें देखा तो लिखा था कि आप ही वो ऐसे व्यक्ति हो जिनको मुझे ये देना चाहिए। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है। अगली ट्रेन आई, मैं बैठ गया। उसके बाद फिर उस संदूक को मैंने खोला, उसमें एक डायरी थी। डायरी के पेज मैंने पलटी की, बहुत पुरानी डायरी लग रही थी। पेज मैंने पलटी किया, उसमें लिखा था डीडी। मैं डीडी हूँ, दीनानाथ दिनकर।
सिंध नाम है मेरा। और मेरा एक एक स्टाइल है, डीडी, दिल दर्द का दरिया है। उसका एक अपना स्टाइल था कहने का, जब दर्द ना हो सीने में तो क्या खाक मजा है जीने में। मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। मैं डीडी, जब मैं 8 साल का था तभी मेरी माँ चल बसी। मैं बड़े भाई और पापा के साथ मुंबई शहर में रहता था। जब कुछ दिन गुजरे, धीरे धीरे मैं स्कूल जाता, पढ़ाई करता। कुछ दिनों बाद मेरे बाबा गुजर गए। मेरे बाबा गुजरे तब मैं कुछ ही 10 साढ़े 10 साल का था। मेरे बाबा का श्राद्ध करने के लिए मैं और मेरा बड़ा भाई हम सब गांव गए और जा कर के वहाँ उनका श्राद्ध किया। और हम कुछ दिन गांव में रहे। हम लोगों को लगा कि हमारे यहाँ पे कोई है नहीं, कोई हमें पूछने वाला नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हमें वापस मुंबई आना चाहिए। मुंबई में हमारा अपना घर, तो हम चले आए। स्लम में रहते थे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा 8 बाई 10 का कमरा था, झोपड़ी थी, सुकून था। तो हम लौट आए। भाई ने एक नौकरी पकड़ ली, उसकी नौकरी नाइट ड्यूटी होती थी। और मुझे पढ़ाने के लिए उसने स्कूल में डाल दिया। मैं स्कूल जाने लगा। हमारी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। कुछ दिनों बाद मेरा काल आ गया, मेरे बुरे दिन आ गए। यानी मेरे बड़े पापा का लड़का आ गया, जिसका नाम था राम। नाम से तो वो राम था, लेकिन रावण जैसी हरकतें थी उसकी। उसने वहीं जॉब करना स्टार्ट किया जहाँ मेरा भाई जॉब करता था। मेरा भाई दिन में जॉब करता तो वो रात में, और वो रात में करता तो वो दिन में। इस तरह से उनकी शिफ्ट थी, वो करते थे। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो मुझ पर अत्याचार करने लगा। सेक्स अब्यूज जिसको कहा जाता है, वो मेरा शोषण करता। मैं विरोध करता तो वो मुझे मारता। मेरे बड़े भाई को कुछ न कुछ बहाने करके मेरे खिलाफ़ भड़काता, और मेरा बड़ा भाई भी मुझे मारता। इस तरह से चलने लगा। अब मुझे मानसिक उत्पीड़न, मानसिक टेंशन होने लगा। मैं पढ़ाई पे कम ध्यान जाता मेरा, और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा। मैं काफ़ी डरा सा, सहमा सा रहने लगा। लेकिन वहीं पे पास में मेरे पड़ोस में एक करुणा नाम की लड़की थी, जो मुझ में इंटरेस्ट लेती थी, मेरे ही क्लास में पढ़ती थी। तो उससे मेरी दोस्ती हो गई, और हम दोनों साथ में स्कूल जाते। और ऐसे ही मैं भी दिन भर उसके ही साथ रहता। मेरा टाइम निकल जाता। लेकिन वो शोषण, वो सारी चीज़ें चलती रही। कुछ दिनों के बाद 10वीं क्लास की परीक्षा मैंने पास की, और छुट्टियां चल रही थी। हमारे बगल में पड़ोस में एक शादी था। शादी में मैं गया, और करुणा भी थी। हमारे सब दोस्त थे आसपास के। हम लोग खूब नाच वाच रहे थे कि तभी करुणा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर के अपने घर पे आई। घर पे कोई नहीं था। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद किया, और मुझे कुछ कहना चाहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहने वाली है। मैं ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था।
कि तभी वो मुझे लिपट गई, और जैसे लिपटी और कुछ कहने जा रही थी तभी दरवाजे की आवाज़ आई, खटखटाने की। कोई दरवाजे के बाहर खड़ा था। करुणा ने फटाक से मुझे एक जगह छुपा दिया और गई दरवाज़ा खोली तो देखी उसके बाबा दरवाजे पे खड़े थे। वो अंदर आए, करुणा पानी लाओ पीने के लिए। तो पानी लेने जैसे ही मुड़ी, उसके बाबा ने अंदर से कड़ी लगा दी। करुणा ने घूम कर देखा और कहा, बाबा ये क्या करता तुम्हें? उसके बाबा ने उसको एक चाटा मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, और उसके बाद फिर वही दरिंदगी जो मैं हर रोज़ बर्दाश्त करता, आज मैंने करुणा के साथ देखा। वही दरिंदगी हमारे क्लास में लास्ट बेंचर्स के साथ, लास्ट बेंचर्स जो हमारे क्लासमेट के साथ करते थे। सब चीज़ जैसे मुझे दिखने लगा, मैं पूरा घबरा सा गया। काफ़ी टाइम तक ये सब चलता रहा। उसके बाद फिर करुणा का बाप चला गया। करुणा वैसे ही पड़ी थी बिस्तर पर। मैं उठा, घबराया सा, कांपता हुआ दरवाज़ा खोला और निकल गया। काफ़ी दिनों तक मैं करुणा से मिला नहीं। एक दिन ऐसे ही पुलिस स्टेशन की तरफ से गुजर रहा था, तभी मेरे मन में आया कि आखिर इसका कुछ तो सलूशन होगा। तो उसके लिए मैं पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा तो वहाँ पर एक केस आया हुआ था जो कि रेप केस था। तो जो मुजरिम था वो कह रहा था कि कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, कोई गवाह है जो मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और वो लड़की कह रही थी, नहीं, इसने ही मेरा रेप किया। पुलिस ने भी कहा कि आपके पास कोई सबूत है? उसने मना कर दिया। इस तरह से वो छूट गया। मुझे भी लगा कि मैं जा कर के कुछ कह के फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास भी सबूत नहीं था। फिर मैंने सोचा क्या करूँ। तो फिर मैं एक हवलदार से पूछा कि साहब कंप्लेन करनी है तो कैसे करूँ? तो वो हंस के बोला, जा घरी जा, तो कंप्लेन करायचं असेल तर 100 नंबरवरती कॉल कर। तब मुझे समझ में आया कि 100 नंबर इम्पोर्टेंट है। घर आया मैं, जैसे घर पहुंचा, आराम घर पे मैं खाना खाने जा रहा था। वो मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया, मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू किया। मुझे गुस्सा आई, पास ही चाकू रखा हुआ था, मैंने उसका गला काट दिया। और तभी करुणा दरवाजे पर, उसने देखा, चाकू मेरे हाथ से छीना और राम को देखा वो मर गया था। चाकू को फेंक कर दी, मेरा हाथ पकड़ के अपने घर में ले आई। घर में आने के बाद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। वो फिर से मुझे लिपट गई। उसने बस इतना ही, दिने आई लव यू। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, खटखट। फिर कोई दरवाजे पे आ चुका था। फिर मैं उसी जगह छुप गया और दरवाज़ा करुणा ने खोला तो देखा उसके बाबा फिर खड़े। मेरा दिन ही ख़राब था। मैं छुपा रहा वहीं पर और उसका बाप अंदर आया। फिर से उसने वही हरकतें की, दरवाजे को अंदर से बंद किया और आज तो उसने हाथ पार कर दिया। पहले तो उसने करुणा के दोनों हाथ बांधे, फिर पूरा कपड़ा उतारा। उसके बाद फिर जहाँ मैं छिपा था वहीं पास में संदूक था छोटा, उस संदूक से एक इंजेक्शन निकाला और वो इंजेक्शन खुद को एक लिया और एक करुणा को लगाया। उसके बाद तो
ऐसा लगा जैसे दो के दोनों कुछ ही देर में जंगली जानवर हो गए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मतलब ऐसा क्या हुआ है। मैं तो पूरी तरह से डर गया। फिर मुझे गुस्सा आया, सारी चीज़ें मुझे याद आने लगी। इतना क्रोध आया कि मैंने उस संदूक उठाया, बंद किया और उसके बाद फिर पीछे से जुगी थी तो पीछे से प्लास्टिक फाड़ा और पीछे से निकल गया। जाने के बाद पास के बुथ से मैंने कॉल किया 100 नंबर पे और कंप्लेन दी कि यहाँ पर एक लड़की का रेप हुआ। पुलिस आई, मैं बाहर ही दूर खड़ा था। उसके बाप को पकड़ा, लेकर के जाने लगा। तभी उसके बाप की नज़र मुझ पर गई। उसने उस संदूक को मेरे हाथ में देखा तो उसे शक हुआ। उसने मुझे गाली दी और कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके बाद फिर वहाँ से निकला, डर गया। मैं डरा हुआ मैंने उस डिसाइड किया कि मैं ये शहर छोड़ दूँगा। मैंने वो शहर छोड़ दिया। उसके बाद फिर जहाँ भी गया मैं भी अपने आप को बदल नहीं सका। मैं भी वैसा ही हो गया। जब भी कोई नई लड़की देखता तो मुझे पसंद आ जाती और मैं उसके साथ रात बिताने के लिए मजबूर हो जाता। इस तरह से मैंने हर शहर, हर स्टेट, हर जगह जा कर के लड़कियों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया। लगभग अपने 50 साल की उम्र में मैंने 101 लड़कियों की ज़िंदगी बिगाड़ दी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो 101 लड़कियां मुझे अपना भगवान मानती। लेकिन आखिर में जब मैं लौट करके आया तो मुझे पता चला करुणा जेल में थी। मेरा सब कुछ लूट गया, ऐसा लगा। अब मैं बीमार हो गया और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी पूरा शरीर सड़ता जा रहा है अंदर से। और धीरे धीरे मैं 50 से 85 का लगने लगा। अब मैं कुछ दिन को ही मेहमान, मुझे ऐसा लगा ये कहानी और इसकी सच्चाई, इसकी तह तक अगर जाना है तो मेरी पूरी कहानी आपको सुननी पड़ेगी, पूरी दास्तान आपको जाननी पड़ेगी। तो ये थी डीडी की कहानी जो कि मैंने आपको बताई। अब आपको डीडी की पूरी स्टोरी सुनने के लिए, सारी रोमांटिक कहानियाँ, सारी उसकी सफ़र कहाँ कहाँ गया वो जानने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार।